नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय स्रोतों का अध्ययन किया जा रहा है। और पिछले वीडियो में जो महत्वपूर्ण एक स्रोत माना जाता है, पुरातात्विक स्रोत, उसका अध्ययन किया गया था। और मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता या इससे पहले की भी सभ्यता के लिए इतिहास को जानने के लिए हमारा एकमात्र स्रोत पुरातात्विक स्रोत ही है। और इसके पश्चात इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों में साहित्य को माना जाता है, क्योंकि लिखित साहित्य से किसी भी बात की पुष्टि निश्चित रूप से की जा सकती है। प्राचीन भारतीय साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है इतिहास की दृष्टि से। ऐतिहासिक साहित्य, जिसे हिस्टोरिक लिटरेचर कहते हैं, और अर्ध ऐतिहासिक अर्थात सेमी हिस्टोरिक लिटरेचर। ऐतिहासिक साहित्य वह साहित्य है जिसकी विषय वस्तु इतिहास हो और मूल रूप से जिसकी रचना इतिहास की विभिन्न घटनाओं को बताने के लिए की गई हो। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य ऐसा साहित्य है जिसकी विषय वस्तु इतिहास से भिन्न हो, लेकिन यदि उसका अध्ययन करके किसी भी प्रकार से इतिहास की जानकारी हो तो ऐसे साहित्य को अर्ध ऐतिहासिक साहित्य कहा जाता है। प्राचीन काल के साहित्य में जो प्रमुख हैं उनमें मौर्य काल में लिखित अर्थशास्त्र, जिसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी, को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें मौर्य काल के लिए शासन की विधि के बारे में समझाया गया है और उस समय की शासन पद्धति और आर्थिक दशा का उसमें वर्णन किया गया है, जिससे मौर्य काल के इतिहास की जानकारी होती है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें न केवल सम्राट हर्ष के शासनकाल की जानकारी, बल्कि 7वीं सदी का जो भारत था उस समय की सामाजिक और आर्थिक जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से काल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा अन्य ऐसा साहित्य जो उस समय रचा गया था जिससे हमें इतिहास की जानकारी होती है, उसमें कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र को शामिल किया जा सकता है, जिससे पुष्यमित्र शुंग और उसके समय के विभिन्न जो जीवन के पहलू हैं उनकी जानकारी मिलती है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से पृथ्वीराज विजय, जो बाद में जिसकी रचना हुई थी, और भी अन्य ऐसे कई ग्रंथ हैं जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिनके अध्ययन के द्वारा इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लिखित साहित्य के पश्चात एक अन्य जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है धार्मिक ग्रंथ, जिसे कि हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत इसीलिए कहे जा सकते हैं क्योंकि प्रारंभिक जो भी लिखा गया था भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में, वह अधिकतर धर्म से संबंधित था और इसीलिए उस समय के अन्य किसी भी स्रोत के उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्रथम वेदों का उल्लेख है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम साहित्य भी है और लिखे जाने से भी पहले वेद महत्वपूर्ण भारतीय साहित्य का हिस्सा रहे हैं। ऋग्वेद, सामवेद
यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रारंभिक भारतीय साहित्य हैं और इन सभी में मुख्य रूप से विभिन्न धर्म संबंधी, आचरण संबंधी, यज्ञ और विभिन्न अनुष्ठानों संबंधी जानकारी दी गई है। वेदों के बाद में ब्राह्मणों की रचना की गई, जो कि वेदों पर आधारित हैं और प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण लिखा गया है। इसके बाद में आरण्यकों की रचना हुई और मुख्य रूप से जंगलों या आरण्य में लिखे जाने के कारण इन्हें आरण्यक नाम दिया गया। इनमें भी कई सारी ज्ञान की बातों का उल्लेख किया गया है। इसके पश्चात उपनिषद की रचना हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के चरणों में बैठकर सीखना, और उपनिषदों में भी मूल रूप से विभिन्न जो ज्ञान संबंधी तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है। वेदांग जिनकी रचना इसके पश्चात की गई वे 6 हैं और 6 वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष शामिल हैं। वेदांगों के पश्चात सूत्र ग्रंथ और स्मृति साहित्य की रचना हुई, जिसके पश्चात रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की भी रचना हुई और पुराणों को भी धार्मिक ग्रंथों में इतिहास जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसे बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है अभी, उसमें भारत में 2 धर्म नवीन जो हैं वो उत्पन्न हुए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। और इसीलिए उस समय के जो बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे भी इतिहास को रचने का कार्य किया जाता है। बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक हैं, जिन्हें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में जाना जाता है। और इन त्रिपिटकों के अध्ययन से भी इतिहास की विभिन्न घटनाओं को क्रमबद्ध या उसकी कुछ जानकारी वहाँ से प्राप्त हो सकती है। जातक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं लिखी गई हैं और वर्तमान में भी जातक कथाओं को या जातक टेल्स को बहुत ज्ञानवर्धक माना जाता है। इनके अलावा पाली में अन्य ग्रंथ जो लिखे गए थे बौद्ध धर्म से संबंधित, उनमें मिलिंद पन्हो एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें यूनानी शासक मेनेंडर और बौद्ध जो भिक्षु थे नागसेन, उनकी वार्ता जो है उसका उसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें महावस्तु और दिव्यदान को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैन धर्म ग्रंथों में भद्रबाहु चरित्र एक महत्वपूर्ण रचना है और जैन धर्म ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान आगम ग्रंथों का माना जाता है, और जो मूल रूप से 12 अंगों में विभाजित हैं और इनकी जो इनका योगदान है उसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में। प्राचीन भारत में विभिन्न कारणों से कई विदेशी भारत में आते रहे और उन्होंने भी अपने वृत्तांतों में भारत के बारे में उल्लेख किया है, जिससे उस समय के इतिहास को जाना जा सकता है। विदेशियों के वृत्तांतों को अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स के अंतर्गत
पढ़ा जाता है, क्योंकि मूल रूप से उनके द्वारा जो भारत में देखा गया और जो लिखा गया उसे हम निष्पक्ष मान सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी शासक का कोई दबाव नहीं था और उनके द्वारा भी प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सुविधा होती है। विदेशियों के वृत्तांतों को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम यूनानी लेखक, जिनमें हेरोडोटस का नाम महत्वपूर्ण है, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका हालांकि अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके कई रेफरेंसेस अन्य पुस्तकों में प्राप्त होते हैं, जिनमें पश्चिमोत्तर भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। यूनानी लेखकों में सर्वप्रमुख नाम मैगस्थनीज का है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था और उसके द्वारा इंडिका पुस्तक रची गई थी, जिसमें उस समय की जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है और आर्थिक जो स्थिति थी उसका विस्तृत विवरण दिया गया है, जिससे कि मौर्य काल का अध्ययन किया जा सकता है। चीनी भाषा में मुख्यतः विभिन्न विदेशी भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी लेने के लिए समय समय पर आते रहे और भारत में उनके स्टे के दौरान उन्होंने कई सारी जो जानकारी है उनको लिपिबद्ध किया। चीनी यात्रियों में फाहियान का नाम प्रमुख है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा और उसने बौद्ध धर्म के अलावा उस समय की जो भारत में स्थिति थी उसका विवरण अपने वृत्तांतों में लिखा है। ह्वेनसांग एक अन्य चीनी यात्री था जो सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और वह भी लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहने के पश्चात उसने अपनी जो डिटेल्स हैं वो अपने वृत्तांतों में नोट की। इत्सिंग को भी एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री माना जाता है, जिसने उस समय के विभिन्न जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला, यहाँ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इनके अलावा क्योंकि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके लास्ट का जो फेज़ है उसमें भारत जो है अरब लोगों के संपर्क में भी आया, तो कुछ अरबी लेखकों ने प्रारंभिक जो इतिहास है प्राचीन भारत का उसे लिखा है, जिनमें सुलेमान द्वारा रचित पुस्तक सलसिलातु तवारीख को महत्वपूर्ण माना जाता है और अल मसूदी द्वारा रचित मरुजुल जहव भी एक महत्वपूर्ण कृति है। इस प्रकार से जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके संबंध में उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं, जिनमें पुरातत्व सबसे महत्वपूर्ण है और जो लिखित साहित्य था जिसे ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में बांटा जाता है। इनके अलावा विभिन्न भाषाओं में या धर्मों से संबंधित धार्मिक ग्रंथ और विदेशियों के वृत्तांत, इनके माध्यम से या इनकी सहायता से प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सुविधा प्राप्त होती है।